नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको एक खुला मंच प्रदान करते हैं ताकि हम जो भी विषय शामिल कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में, उसके संबंध में कोई सवाल है तो वो आप हमसे पूछ सकें। आज के कार्यक्रम में हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय रहने वाला है किसान भाइयों बहनों, सूकर पालन की योजनाएं। जी हाँ, इस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बता दें आपको, सर्दियों में पशुओं के प्रजनन संबंधी जो रोग हैं उन पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इनके संदर्भ में जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए उनका परिचय करवाते हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुलेखा, जो सहायक आयुक्त हैं पशुपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार साहनी जी। बता दें ये पूर्व संयुक्त निदेशक हैं पशुपालन विभाग, जयपुर, राजस्थान में। डॉक्टर साहनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। जी बिल्कुल, किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको किन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको अपना फोन उठाना है, हमारे टोल फ्री नंबर डायल करने हैं। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा, हम आपके सवाल जानने के बाद उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बस आपके कॉल्स का हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, ये बात आप जरूर याद रखिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। हमारे कार्यक्रम की चर्चा को हम शुरू कर लेते हैं। सूकर पालन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। तो डॉक्टर सुलेखा, क्या कहेंगे आप, अगर हमारे देश की हम बात करते हैं तो सूकर पालन का क्या महत्व है, किस स्तर पर किया जाता है? सूकर पालन, सूकर ऐसा एक जानवर है जैसे आप सारे पशुपालन में आय के दौरे में देखते तो इतना लाभदायक एक जानवर है जी। तो इतने कम टाइम पर कम इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलने वाला है। तो सूकर पालन देखो, पशुपालन में सबसे बेहतर एक फार्मिंग एक्टिविटी है जी। तो जो दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, हमारे बाकी जो पशुपालन है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गी पालन भी करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ हम सूकर पालन का भी यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं तो कम लागत में आपको ज्यादा आमदनी यहाँ पर मिल सकती है। एक बहुत ही अच्छा लाभदायक व्यवसाय आपके लिए ये हो सकता है। तो देखिए, सूकर पालन एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। किस तरह से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आप इससे लाभ ले सकते हैं, आज हम इस पर ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और बिल्कुल आपको बताएंगे आज के इस कार्यक्रम में कि किस तरह से आपको सूकर पालन से महत्व मिल सकता है। जैसे हम आपको बताने वाले हैं, उससे पहले आपको हम दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। सर्दियों में पशुओं को ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। पशु बीमार न हो, इस बात का ध्यान भी पशुपालकों को रखना होगा। अक्सर पशुओं में प्रजनन संबंधी रोग हो जाते हैं। ऐसे में सही समय पर पशुओं का उचित इलाज करवाना जरूरी है, क्योंकि रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और किस तरह से आपको उनके बचाव की जरूरत हो जाती है। डॉक्टर साहनी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहनी, सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना बेहद जरूरी है। प्रजनन के संबंध में भी बहुत सारे रोग हैं जो हमारे पशुओं को यहाँ पर प्रभावित करते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को, सर्दियों का मौसम पशुओं की सेहत के लिए, उनकी प्रजनन क्षमता, उनके उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मौसम है जी। अभी तक गर्मियों में हम देखते हैं कि पानी की कमी, हरे चारे की कमी, तेज लू के थपेड़े जी और धूल भरी आंधी, मिट्टी पशुओं के शरीर पर लग जाने से पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जी। हरा चारा कम मिलने से पशुओं को पूरा संतुलित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता और पशुओं की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। बरसात में हम देखते हैं कि
बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, कलीले, चूहे इत्यादि की अधिकता और वायुमंडल में नमी की बढ़ोतरी हो जाने से पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और पशु कई प्रकार के संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। अब ये सर्दियों का मौसम जैसे मनुष्यों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है, ऐसे ही पशुओं की सेहत के लिए भी ये मौसम बहुत ही अच्छा है। इसमें प्रकृति ने हमको पर्याप्त मात्रा में पशुओं के लिए हरा चारा जैसे रिजका, बरसीम, जई इत्यादि पैदा किए हैं। तो कई तरह के अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्वार इत्यादि पैदा किए हैं। कई तरह के तिलहन जैसे तिल, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि पैदा किए हैं। तो ये सभी पशुहार पशु प्राप्त करके अपनी काफी उनकी सेहत अच्छी होती है, उनका उत्पादन बढ़ता है, उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है। और इसी मौसम में हम देखते हैं कि गाय भैंसे ज्यादातर ताव में आती हैं और वो ज्यादातर ब्याती हैं। भैंसे तो खास तौर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 4 महीनों में यानी इस शरद ऋतु में ही ब्याती हैं और ब्याने के बाद में वो इस मौसम में भरपूर दूध देती हैं। तो इस मौसम का हमारे किसान भाइयों को भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जी, तो काफी अच्छा मान सकते हैं हम इस सर्दियों के मौसम को हमारे पशुओं के लिए। उनको पेट के कीड़ों की दवाई दे करके उनके शरीर के ऊपर लगे हुए जो चिच्चड़, चूहे, कलीले इत्यादों को खत्म करके और खनिज लवण दे करके पशुओं से हमें अधिकतम उत्पादन लेना चाहिए। जी, तो बिल्कुल सर्दियों के मौसम में ये तमाम बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है हमारे पशुपालकों को और इस तरह से वे अपनी जो पशु हैं उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं और किस तरह के कदम उठाने सही रहेंगे हमारे पशुपालकों के लिए बिल्कुल आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट यहाँ देख लेते हैं। सर्दियों में पशुओं को ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। पशु बीमार न हो इस बात का ध्यान भी पशुपालकों को रखना होगा। अक्सर पशुओं में प्रजनन संबंधी रोग हो जाते हैं। ऐसे में सही समय पर पशुओं का उचित इलाज करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे तभी तो पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी। पशुओं में प्रजनन संबंधी रोगों में से एक है ब्रुसेलोसिस यानी वेंग रोग। इस रोग से संक्रमित गाय हर पहलू में सामान्य दिखाई देती है और जब वह ब्याती है तो जेर व सर्वित द्रवित पदार्थों के साथ लाखों ब्रुसेला जीवाणु भी फैलाती है। ज्यादातर संक्रमण पाचन तंत्र के जरिए होता है, लेकिन यह संक्रमण त्वचा और आंख से भी हो सकता है। इस रोग में गर्भपात अवस्था के 6 से 9वें महीने के दौरान हो जाता है। इस रोग में 80% तक मामलों में गर्भपात हो सकता है और इसके लक्षण हैं बांझपन की समस्या, जेर रुकना आदि। इससे बचाव के लिए केवल मादा पशुओं में 3 से 12 महीने की आयु पर टीकाकरण कराएं। इसके अलावा विब्रियोसिस एक प्रजनन जनित रोग है जो मुख्य रूप से बांझपन करता है, लेकिन कभी कभी गर्भपात भी करता है। यह जीवाणु जनित बीमारी है और यह जीवाणु सांड की शिशन के मुख पर चमड़ी की दरारों में पाया जाता है। यह 4 साल या उससे अधिक उम्र के सांडों में होता है। विब्रियोसिस प्रजनन के दौरान गाय को संक्रमित सांड से फैलता है। इनके अलावा ट्राइकोमोनियसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस और स्पर्जिलोसिस आदि पशुओं में प्रजनन से जुड़े अन्य रोग हैं। पशुओं की सेहत को लेकर सरकार भी गंभीर है और अहम प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी पशुओं में होने वाली तमाम बीमारियों पर। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं। डॉक्टर सुलेखा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि सूकर पालन हमारे पशुपालकों के लिए आमदनी का एक बहुत ही अच्छा जरिया साबित हो सकता है अगर वो इसको अपना लेते हैं। अन्य पशुओं के साथ भी, अन्य पशुओं के साथ इसे कर सकते हैं या फिर अलग से ही इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, अलग से पूरी तैयारियां क्या क्या करनी पड़ती हैं? ये दोनों तरीके से पॉसिबल है। देखो, हम अलग किसी और जानवर के जुड़े हुए और किसी और सिस्टम से करते तो हम बोलते हैं इसको
मीन्स एग्रीकल्चर के साथ भी कर रहे हैं, तो जो चारा के साथ कर रही है, और किसी और जानवर जैसे गाय है, बकरी है, उसके साथ और पोल्ट्री के साथ करते तो भी हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। जी, एकीकृत कृषि प्रणाली हम इसे हाँ, ये दोनों के तरह से। और हम अकेले करते तो फार्मिंग ये अच्छा है, लेकिन मेरा कहना ये कि छोटे फार्मर जब ये नया शुरू करने वाला फार्मर, तो छोटे से यूनिट से, जैसे 3+1, 3 फीमेल और 1 मेल के साथ एक छोटा सा यूनिट शुरू करे, तो उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट से, साइंटिफिक तरीके से उसको पालन करे, तो फिर जब उसको कुछ लाभ मिल जाते हैं उसको बढ़ाना चाहिए। जी, तो शुरुआत यहाँ पर छोटे से करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि 3 मादा हो सकती हैं और 1 नर सूकर हो सकता है, इससे आप शुरुआत करें, और जैसे जैसे आपका लाभ बढ़ता जाए आप इसका जो स्तर है उसे भी बढ़ा सकते हैं। और जैसे जिक्र किया हमारे विशेषज्ञ ने कि आप खेतीबाड़ी के साथ भी इसे कर सकते हैं, अन्य पशुओं के साथ भी कर सकते हैं, और अलग से भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये व्यवसाय आपके लिए काफी फायदेमंद है। और क्या क्या आपको तैयारियां करने की जरूरत है जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट यहां पर देख लेते हैं। सुकर पालन प्रचलित व्यवसायों में से एक है। सुकर पालन कम कीमत पर और कम समय में अधिक आय देने वाला व्यवसाय है। काफी संख्या में लोग सुकर पालन के काम से जुड़े हैं। सुकर एक ऐसा पशु है जिसे पालना आय की दृष्टि से बहुत लाभदायक है, क्योंकि सुकर का मांस लेने के लिए पाला जाता है। इस पशु को पालने का लाभ यह है कि एक तो सुकर एक ही बार में 5 से 14 बच्चे देने की क्षमता वाला एकमात्र पशु है, जिनसे मांस तो अधिक मिलता ही है, और दूसरा, इस पशु में अन्य पशुओं की तुलना में साधारण आहार को मांस में परिवर्तित करने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, जिस कारण रोजगार की दृष्टि से सुकर लाभदायक साबित होता है। सुकर पालन कोई भी किसान कर सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। सरकार ने भी सुकर पालन से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हुए हैं, जिससे लोगों का रुझान सुकर पालन की व्यवसाय की तरफ बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, सुकर को खरीदने व बेचने के लिए समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में मार्केटिंग हाट भी लगाए जाते हैं। सुकर मेलों का आयोजन किया जाता है, जहां उचित मूल्यों पर सुकरों का क्रय विक्रय होता है। सरकार की ओर से सुअर पालन योजना भी शुरू की गई है। इस योजना के तहत सुकर पालन के लिए केंद्र सरकार ने लोन की प्रक्रिया शुरू की है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और याद रखिए कि हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री नंबर हैं। इन पर आपको कॉल करना है, अपने सवाल आपको हमसे पूछने हैं, आपके जवाब जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर साहनी का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। डॉक्टर साहनी, जिक्र किया आपने कि हमारे जो पशु हैं उनके स्वास्थ्य के लिए ये समय काफी अच्छा है, लेकिन सावधानियां यहाँ पर जरूर बरतनी होंगी। तो कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं जो हमारे पशुओं को प्रभावित करती हैं, इन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो शरद ऋतु का मौसम है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसी में जो हमारी भैंसें हैं वो ब्याती हैं, और इसी मौसम में ही वो ताव में भी आती हैं, और कई भैंसें अभी गाभिन भी हैं। तो हमारे पशुपालकों को जो ध्यान देने वाली बातें हैं, एक तो गाभिन जो पशु हैं उनका विशेष रूप से ख्याल रखना जरूरी है। खास तौर से जैसे भैंस 10 महीने 10 दिन में ब्याती है, गाय 9 महीने 9 दिन में ब्याती है, तो जो उनको संतुलित पौष्टिक आहार नियमित रूप से देना है, और खासतौर से अंतिम तिमाही, जो ब्याने के अंतिम 3 महीने हैं, उसको पर्याप्त मात्रा में संतुलित पौष्टिक आहार देना है। उसको तेल, खनिज लवण, हरा चारा, बांट इत्यादि पर्याप्त मात्रा में देना है। 1 किलो अनाज अतिरिक्त देना है, ताकि जो उसके पेट में पल रहा बच्चा जो है उसका समुचित विकास हो सके, और आगामी जब वो उसका प्रसव होगा, प्रसव में वो भरपूर दूध दे सके। इस बात का विशेष रूप से किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जो प्रसव के 3 महीने पहले पशुओं, जो गाभिन पशु है, उसको पर्याप्त मात्रा में आहार देना है। उसमें आहार में कोई कमी नहीं करनी है।
तभी वो जो है अगली ब्यात में भरपूर दूध दे सकेगी। और ब्याने से कम 2.5 महीने पहले उसका दूध छोड़ देना है, उसका दूध नहीं निकालना है। अगर दूध निकालेंगे तो अगली ब्यात में भैंस बहुत कम दूध देगी, इस बात का ख्याल रखना है। और खास तौर से जिस समय भैंस ब्याती है उस समय ख्याल रखना चाहिए कि उसका बच्चा जो है कहीं फंस तो नहीं रहा। अगर थोड़ी बहुत भी लापरवाही करके बच्चा कहीं फंस रहा है, बच्चेदानी का मुंह खुल गया, तो बच्चे के अंदर मृत्यु हो सकती है। तो तुरंत ही पशु चिकित्सक को बुला करके उसका बच्चा बाहर निकलवा लेना चाहिए। अगर बच्चा मर गया तो पशुपालक को काफी आर्थिक नुकसान होगा, गाय या भैंस दूध नहीं देगी। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो ही उसकी जो मुतैशी है वो बाहर आए, तुरंत ही उसको जो है ध्यान रखें कि उसका प्रसव हो जाए। अगर कहीं बच्चा उसका अटक रहा है तो उसको बाहर निकलवा लें। आप ब्याने के बाद में 4 से 6 घंटे बाद में गाय या भैंस जो है वो जेर डाल देती है। अगर जेर उसने नहीं डाली तो इस बात का ख्याल रखें कि उसको जो है 4-6 घंटे भी बीत के इसके बाद अगर जेर नहीं डाली तो उसको गाजर के बीज 250 ग्राम और बांस की पत्ती 1 किलो और 250 ग्राम गुड़ और 1.5 लीटर पानी में उसको गर्म करके काढ़ा बनाकर उसको पिलाएं, या उसको 8-10 लौंग गर्म करके गर्म गुड़ में मिलाकर उसको खिलाएं, या उसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की बोतल चढ़वा लें, तो वो थोड़ी देर में ही जेर डाल देगी। अगर फिर भी जेर नहीं डालती तो पशु चिकित्सक से उसकी जेर निकलवा लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी कभी ब्याने के बाद में पशुओं का जो गर्भाशय है वो बाहर आ जाता है जी। इससे जो पशु काफी जो है परेशान होता है। अगर उसका गर्भाशय बाहर आ गया है तो तुरंत ही पशु चिकित्सक को बुला करके उसके गर्भाशय को अंदर करवाना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि गाय भैंसे गाभिन रहते हुए भी उनका गर्भाशय बाहर आ जाता है, तो वो भी एक समस्या है। ऐसे में ध्यान रखें कि अगर गर्भाशय गाभिन पशु का बाहर आ रहा है तो उसके जो मूत्र द्वार है उसके ऊपर मच्छी लगा दें। मच्छी लगाने से वो जो उसका है वो गर्भाशय वो उसका अंदर बना रहेगा। और साथ ही उसको कुछ कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की बोतल भी आप उसको चढ़वा सकते हैं। या मैं पशुपालक भाइयों को कुछ देसी दवाई बताना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं ये कतीरा है। ये कतीरा, इसको आप 200 से 250 ग्राम इसको रात को पानी में भिगो दें और ये सवेरे इसको पशु को खिला दें, तो इससे भी पशु को काफी राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त छाछ जो है, छाछ में आप बेसन मिला के पशु को दो, इससे राहत मिलती है। जो मेहंदी है, मेहंदी को पानी में घोल के दें। तो इस तरह की कुछ ठंडी चीजें पशु को देने से इस जो गर्भाशय बाहर निकलता है इसको बचाव किया जा सकता है। और इसके बाद में कभी कभी हमारा जो पशु ब्याने के बाद में उसको कभी कभी मिल्क फीवर नाम की बीमारी हो जाती है। यानी ब्याने के बाद में ज्यादा जो पशु दूध देते हैं उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी के कारण उनको मिल्क फीवर नाम का रोग हो जाता है। और ये जो एक बहुत ही सामान्य बीमारी है और इसमें जो पशुपालक जो है काफी घबरा जाता है। वो जो गाय या भैंस है जमीन पे बैठ जाती है, उसका दूध कम हो जाता है, चारा दाना वो कम खाती है, उसका जो नाक है वो सूख जाता है, गोबर उसका जो है काफी कड़वा गोबर करने लगती है और उसकी जो गले की जो नस होती है वो फील होने में काफी दिक्कत महसूस होती है और वो गर्दन इस तरह से टेढ़ी करके जमीन पे बैठ जाती है और पशुपालक बहुत घबरा जाता है कि इस स्थिति में मैं क्या करूं। इस स्थिति में मैं पशुपालक भाइयों को कहना चाहूंगा तुरंत ही पशु चिकित्सक को बुला करके ये कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की बोतल जो है ये उसकी अंतःशिरा में चढ़वा लेनी चाहिए और इसके चढ़वाते ही पशु को जो है तुरंत राहत मिलती है और वो थोड़ी देर में ही जुगाली करने लगता है और खड़ा हो जाता है। तो जाने के बाद में ध्यान रखें कि पशु को कैल्शियम की कमी नहीं हो। और कुछ पशुपालक हम देखते हैं कि ब्याने से पहले वो अपने पशुओं को कैल्शियम की बड़ी बड़ी जो आजकल 700-800 रुपए की जो 5-5 लीटर 8-8 लीटर की बोतलें आ रही है वो खिलाते हैं। तो वो कैल्शियम नहीं देना है, इससे और ज्यादा उसकी कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इस बात का पशुपालक ध्यान रखें। उसको विटामिन D3 देना है। विटामिन D3 से या फास्फोरस से देने से कैल्शियम की कमी नहीं होगी। जी, तो ये तमाम बातें हैं जो ये ब्यान के समय भी ध्यान में रखने की जरूरत है और जब हमारी जो पशु है वो गाभिन है उसका देखभाल करने के लिए भी इन तमाम बातों को जरूर जहन में रखने की यहाँ पर जरूरत हो जाती है, तभी उसका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा और प्रसव के समय भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके पश्चात आपको क्या करना है इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
पता नहीं क्या केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूकर पालन की योजनाएं और सर्दियों में पशुओं में प्रजनन संबंधी रोगों के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे जो विशेषज्ञ हैं आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिंद हरियाणा से विनोद कुमार जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम डॉक्टर साहब से पशुओं के बारे में, भैंसों के बारे में पूछना चाहते हैं कि जो मीठा सोडा और अपना नमक होता है, आयोडीन नमक भी पशु को दे सकते हैं क्या? जी डॉक्टर साहनी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने पशुओं को सबसे अच्छा, ये आप देख रहे हैं ये सेंधा नमक, ये सेंधा नमक अपने पशुओं को खिलाएं, ये बहुत उत्तम है। इसके अलावा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये है काला नमक। ये 2 नमक आप हमेशा ध्यान रखें, इन 2 नमकों के ढेले जो है पशुओं की थान में पड़े रहें। पशु इनको बड़े चाव से खाता है, इससे उसका जो पाचन है, उसका पाचन बढ़ता है, उसका दूध बढ़ता है, वो पशु खूब अच्छी तरह से जुगाली करता है। ये जो बाजारी नमक वो काफी महंगा पड़ता है। ये इस तरह का नमक आप अपनी थानों में जरूर रखें। ये बहुत ही अच्छा, चाहे आपकी गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, जो भी आपके पास जानवर है, ये नमक आप खिलाएं और आप इसकी फिर आप देखेंगे कि आपको किस तरह से परिणाम मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो काला नमक और सेंधा नमक यहाँ पर कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ कि ये खिलाना अपने पशुओं को बेहतर रहता है, काफ़ी लाभदायक रहता है उनके स्वास्थ्य के लिए। तो आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आपको दे दिया है विनोद जी। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप अपने पशुओं को काला नमक और या फिर सेंधा नमक का सेवन करवाते रहेंगे और अच्छा स्वास्थ्य भी उनका बेहतर बना रहेगा। बस सावधानियाँ आपको बरतने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर सुलेखा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। आपने कहा कि हमारे जो पशुपालक हैं वो खेती के साथ भी कर सकते हैं, अन्य पशुओं के साथ भी कर सकते हैं। खेती के साथ किस तरह का यहाँ पर मॉडल रहेगा, क्या कहेंगे इस पर आप? जैसे एकीकृत कृषि प्रणाली की बात की, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की आपने बात की, तो उसमें किस तरह से कर सकते हैं इसे? इसमें किसी भी कॉम्बिनेशन माने देखो, ये सुअर पालन के साथ आप पोल्ट्री को जुड़ाना चाहते तो पोल्ट्री का मुर्गी पालन से जुड़ सकते हैं। और इसके साथ उसको कुछ चारा भी करना चाहिए। तो फॉडर जो मिलते हैं इसको पोल्ट्री को भी दे सकते हैं और ये सूर को भी दे सकते हैं जी। और इसके साथ एक ये है पैडी, वो राइस का जो फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके साथ भी ये जुड़े हुए आपको अच्छे से लाभ भी मिलता है और तमाम प्रॉफिट भी मिलता है इसका जी। तो जैसे आपने कहा कि धान के साथ साथ यहाँ पर जैसे धान की फसल लगी हुई है उसके साथ ही कर सकते हैं अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एकीकृत कृषि प्रणाली को अपना रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद की जाती है, योजनाएं हैं किसी प्रकार की कि हमारे किसान या फिर पशुपालक जो भी हैं इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो उन्हें मदद मिल सके?
ज़रूर। हमारे भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं, उसमें मदद भी मिल रही है। तो हमारे भारत सरकार की एक EDEG नाम मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता एवं रोजगार योजना, इसके हिसाब से आपको अच्छी बैक एंडेड सब्सिडी मिल रही है। और इनके लिए जो भी फार्मर है जो और एंटरप्रेन्योर है और कोई संघ है, तो जैसे ये स्वयं सहायक संघ लोग हैं, उनको बैंक में जाना है एक एप्लीकेशन फॉर के देकर, और जब उसको जो ज़रूर वो बैंक से जो लोग आकर आपको जो भी है उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारा करने के बाद ये जब एप्लीकेशन अप्रूव होता है तो उसको बैंक से मदद मिलता है। ये जो मदद है हमारा भारत सरकार ने नाबार्ड थ्रू आपको नाबार्ड के जरिए यहाँ पर हमारे जो पशुपालक हैं उनको मुहैया कराई जाती है, आर्थिक रूप से उनको मदद दी जाती है कि वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, सूकर पालन एक वैसे ही बहुत फायदे का सौदा है, फायदे वाला व्यवसाय है आपके लिए, क्योंकि कम लागत में और कम पैसों में आप इससे अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, और सरकार भी इसमें आपकी मदद के लिए हर स्तर पर बिल्कुल तैयार है। और ऐसे ही हमारी सरकार के कई महत्वपूर्ण कदम हैं जो हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर हमारे किसान उन्हें अच्छी तरह से जान लें, समझ लें। ऐसे ही हैं कृषि कानून। जी हाँ, हाल ही में लाए गए हैं कृषि कानून, जिनके बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। हम लगातार आपको बताते रहते हैं। आइए एक बार फिर उसी से संबंधित जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। कृषि देश की रीढ़ है और कृषि एवं किसानों का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार का हमेशा से ही ये प्रयास रहा है कि किसानों को उनकी उपज का ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले, किसानों की आमदनी बढ़े और उनकी खेती लाभकारी हो। इसके लिए सरकार ने किसानों के सामने आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। किसान को उसकी उपज का कम से कम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार ने तय किया है, जिन उपजों को भारत सरकार खरीदने के लिए खरीदी केंद्रों की व्यवस्था करती है राज्यों के साथ मिलकर, वो सारी योजना बजट के अंतर्गत बजटीय प्रावधान करके योजना का स्वरूप में है। इस योजना का कानून से कोई सरोकार नहीं है। ये जो सारी शंकाएं जो जताई जा रही हैं वो निराधार हैं। ये झूठ बोलकर और किसानों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बात कही जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी पूर्ववत जारी रहेगी, ये भारत के कृषि मंत्री जी द्वारा पार्लियामेंट में घोषणा भी की गई है। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि किसान बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आने वाली फसल को बेच पाएं और उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएं। हालांकि ये व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में कुछ हद तक पहले भी थी, लेकिन इस व्यवस्था में कोई एक समान कानूनी व्यवस्था पूरे देश में नहीं थी। ये व्यवस्था कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम के जरिए लागू की गई है। अब किसान बराबरी पर आकर कॉर्पोरेट, प्रोसेसर्स, होलसेलर और रिटेलर के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब किसान ऐसी फसलें उगा सकते हैं जिसकी उन्हें अच्छी कीमत मिले, जिसका व्यापार कुछ ही बाजारों में होता है या निर्यात के लिए होता है। ऐसे में किसान पहले से ही कीमत तय करके अच्छी फसल उगाने की व्यवस्था कर सकते हैं। इन कानूनों के माध्यम से और नए विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प फार्मिंग एग्रीमेंट्स के तहत फसलों को बेचने का है। एक विकल्प ये है कि किसी भी खरीदार को जहां किसान को अच्छा मूल्य मिलता है उसके माध्यम से किसान अपनी उपज को बेच पाए। एक विकल्प ये है कि किसान अगर चाहे तो अपने राज्य के बाहर भी सीधा किसी अन्य राज्य के बड़े व्यापारी को या किसी ऐसे ट्रेडर को, प्रोसेसर को बेचना चाहे जहां उसको अच्छा मूल्य मिल सकता है, वो बेच सकता है। और ये भी किसान को विकल्प दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अब जैसे पूरी की पूरी व्यवस्था ई कॉमर्स की पूरे विश्व भर में हो रही है और प्रोड्यूसर को ही ई कॉमर्स की व्यवस्था का सीधा लाभ मिलता है क्योंकि उसको बड़ा बाजार मिल सकता है। तो इन कानूनों के माध्यम से ई कॉमर्स की व्यवस्था, ई ट्रेडिंग की व्यवस्था किसान की उपज के लिए खोली गई है।
कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के तहत काफी अच्छे प्रावधान किए गए हैं, जिससे किसानों के हितों का संरक्षण हो। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी कृषि कानून पर। तो देखिए हम लगातार यहाँ से कोशिश करते रहते हैं कि आपको कृषि कानून की जो सच्चाइयाँ हैं उनसे रूबरू करवा सके, ताकि जो तमाम भ्रांतियाँ इसके विरोध में फैलाई जा रही हैं आप उनको जान सकें और उन्हें दूर करके इन्हें खुले दिल से अपना सकें और इसे अपने लिए लाभकारी बना सकें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर सुलेखा का ही मैं यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर सुलेखा, अगर हमारे जो पशुपालक हैं सूकर पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपने बताया कि सरकार पुरजोर कोशिश करती है, पुरजोर तरीके से तैयार है उनकी मदद के लिए। तो ट्रेनिंग भी हमारे जो पशुपालक हैं उन्हें दिलवाई जाती है? हाँ, ट्रेनिंग भी है। ट्रेनिंग के लिए अपने जो राज्य सरकार की जो सुविधाएं हैं वो यूज़ करना चाहिए। हर राज्य सरकार में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उसके अंदर लाइव स्टॉक ट्रेनिंग सेंटर्स है। तो जो किसान भाइयों ट्रेनिंग सीखने चाहते हैं उसके जो सामने वाले जो वेटनरी हॉस्पिटल है और कोई भी पशुपालन की कोई इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ जाकर पूछना चाहिए कि कहाँ कहाँ से मिल जाएंगे। तो राज्य अपने संस्थान के अंदर जो ट्रेनिंग मिलता है वहाँ से करना चाहिए। और हमारे गुवाहाटी में एक नेशनल रिसर्च सेंटर है पिग के लिए गुवाहाटी में, तो वहाँ से भी आपको अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिलने वाला हो। जी, गुवाहाटी से तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ हर राज्य में पशु विश्वविद्यालय होते हैं, पशु चिकित्सालय होते हैं, वहां पर जाकर भी आप इसके बारे में पता कर सकते हैं और उस पर आप जो भी ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी लेकर फिर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेलो, जो हमारे साथ जुड़े थे उनसे लगता है कनेक्शन टूट गया है, संपर्क टूट गया है। कोई नहीं, आप दोबारा से यहाँ पर कॉल करिएगा और जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल सुनने के बाद जवाब आप तक जरूर पहुँचाएंगे। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर साहनी का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहनी, क्या जानकारी देंगे आप पशुओं में होने वाले और रोगों के बारे में? देखिए, प्रसव के पश्चात हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे जो ब्याने वाले पशु हैं उनकी जो थन है और उनका जो अयन है उसमें कभी कभी सूजन आ जाती है जी। और वो सूजन आने के बाद में हमारे पशुपालक भाई उसे गर्म पानी से उसकी सिकाई करते हैं, उसमें नमक डाल के सिकाई करते हैं, तो वो सूजन और ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें और ज्यादा लालिमा आ जाती है और वो फिर उसके बाद में उसमें गांठें पड़ने लगती हैं और फिर थन और अयन बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है, उसमें दूध निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है और जो पशु हमारा काफी उत्पादक था वो पशु अनुत्पादक हो जाता है। तो मैं पशुपालक भाइयों से कहना चाहूंगा, जब तो इस रोग को थनैला रोग बोलते हैं, अगर इस तरह की कोई समस्या थन में या उसकी गादी में दिखाई दे तो आपको हमेशा उसको, अगर वो गर्म है उसमें लालिमा आई हुई है तो उसके बर्फ से उसका सिकताव करें। और मैं आपको देसी उपचार के रूप में आपको बता दूं, 1 लीटर सरसों का तेल आप कढ़ाई में गर्म कर लें, उसमें आप 8-10 नींबू काट के उसके अंदर छोंक लें, उसको पका लें और उसके अंदर 250 ग्राम देसी खांड उसके अंदर डाल दें और उसको 100 ग्राम सवेरे 100 ग्राम शाम पशु को दें, तो उससे पशु को काफी आराम मिलता है। इसके अलावा हमने देखा है कि 50 ग्राम काली जीरी और 50 ग्राम काली मिर्च गर्म पानी में घोल करके भी पशु को देने से काफी लाभ मिलता है, अथवा आप काली मिर्च देसी घी में मिला करके भी उसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो थन है, थन के ऊपर मैं आपको एक देसी उपचार बता देता हूँ जो काफी उपयुक्त है। और आप ये देख रहे हैं कि ये हल्दी है, ये हल्दी और हल्दी में आप ये देख रहे हैं ये अरंडी का तेल है, इन दोनों को आप मिक्स कर लें और साथ में आप ये देख रहे हैं कि ये ग्वारपाठा है,
ये ग्वारपाठा, इसका गूदा निकाल लें। इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके और पशु की जो थन है और पशु की जो गादी है उसके ऊपर अच्छी तरह लेप कर दें। 3-4 दिन में आप देखेंगे कि जो उसकी गादी में जो सूजन आई हुई है वो भी उतर जाएगी। और ये देसी मैंने उपचार बताया है, इससे उसको काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे जो जाने के बाद में थनैला रोग में कभी कभी दूध में रक्त आने लगता है, खून आने लगता है, और काफी उपचार के बाद भी उसका कोई उपचार नहीं हो पाता। तो इसकी एक होम्योपैथिक दवाई है फाइटोलेका 200। फाइटोलेका 200 की अगर 10-10 बूंद सवेरे शाम पशु को दी जाए तो उससे काफी उसको आराम मिलता है। जी, थनैला रोग जो है वो ब्यांत के प्रसव के बाद होता है और उसके जो लक्षण है वो आपने जिक्र यहाँ पर कर दिया है और कई देसी उपचार भी आपने बता दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे पशुपालक इन्हें जरूर अपनाएंगे और अपने पशु को इस रोग से जरूर बचाएंगे। और क्या है हमारे पशुओं को ध्यान में रखने वाली जरूरी बातें, इनके बारे में हम आपसे जानेंगे डॉक्टर साहनी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूकर पालन की योजना और सर्दियों में पशुओं में प्रजनन संबंधी रोगों के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राम बाबू जी ने हमें कॉल किया है भरतपुर राजस्थान से। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी, अपना सवाल पूछें। सवाल ये है मैडम कि जैसे हमारे यहाँ एक गाय है, तो गाय जैसे चारा चढ़ने के बाद में जो गोबर करती है वो बहुत मोटा आता है उसका। जी हेलो जी, डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहनी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, चारा खाने के बाद में अगर मोटा गोबर आता है तो इसका मतलब है उसकी जो पाचन शक्ति है वो बहुत कमजोर है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि उसको पेट के कीड़ों की दवाई, ये देखिए आप, ये एल्बेंडाजोल ये दवाई है, एल्बेंडाजोल, ये 3 ग्राम की दवाई, ये उसको एल्बेंडाजोल ये दवाई आप उसको दे दें, या एक फेनबेंडाजोल की गोली भी आती है 1.5 ग्राम की, ये आप गोली उसको दे दें ताकि उसके जो पेट के कीड़े हैं वो निकल जाए।
इसके अलावा भरतपुर में आप जो जिला जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी है पशुपालन विभाग की, वहां पर उसके गोबर की आप जांच भी करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि उसको, मैंने देखा है कि अगर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की बोतल चढ़वा दी जाए तो उससे भी उसको उसका जो गोबर है वो काफी ठीक होता है। इसके अलावा कुछ लिवर टॉनिक भी उसको दिए जा सकते हैं। देसी उपचार के रूप में उसको अजवाइन 30 ग्राम, काला नमक 30 ग्राम, मीठा सोडा 30 ग्राम और हींग 10 ग्राम ये मिलाकर के दें तो उसका पाचन तंत्र काफी अच्छा हो जाएगा और जो गाय है वो चारा चरने लगेगी। जी बिल्कुल। तो राम बाबू जी, आपको हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से जानकारी दे दी है कि क्या कदम आपको उठाने हैं और देसी उपचार भी यहाँ पर बता दिया है। आप इसको ज़रूर अमल में लाइए। देखिए, आपकी जो समस्या है अपनी गाय को लेकर के वो काफ़ी हद तक दूर ज़रूर हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर साहनी का ही यहाँ रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहनी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने थनैला रोग के बारे में बताया था, और कौन कौन से रोग हैं जिनके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, इसके अलावा जो प्रसव के बाद में कुछ और बीमारियां, जैसे मैंने कीटोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है ब्याने के बाद में। कीटोसिस मतलब ये है कि ब्याने के बाद में जैसे पशु के दूध में काफी मात्रा में शर्करा निकल जाती है, ग्लूकोज निकल जाती है, तो उसके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो इससे फिर कीटोसिस नाम की बीमारी, जो ज्यादा दुग्ध उत्पादक जो पशु हैं, गाय भैंस हैं, उनमें कीटोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें पशु जो दाना कम कर देता है, चारा खाना कम कर देता है, पशु सुस्त हो जाता है, उसका शरीर जो है ना लकड़ी की तरह मतलब एकदम सिकुड़ता जाता है, कमजोर होता जाता है पशु। और उसके जो दूध में से जैसे सिरके में से बदबू आती है, सिरके की बदबू उसके मुंह में से आने लगती है, उसके दूध में से आने लगती है। तो इस तरह के अगर कोई लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से परामर्श करके इसका उपचार करवाना चाहिए। और उसको ग्लूकोज जो 40% का जो घोल है उसका 500 ml उसकी अंतःशिरा में उसको देना चाहिए। साथ ही जो डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन लगवाने चाहिए, और साथ ही हमने देखा कि शहद उसको खिलाना चाहिए और गुड़ उसको पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। तो इस रोग से निजात पाई जा सकती है और थोड़े दिनों में ही पशु जो है वो वापस दूध देने लगता है और वो चारा चरने लग जाता है। जी, तो ये एक और रोग है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लक्षण क्या हैं बता दिया हमारे विशेषज्ञ ने, और आपको उपचार क्या करना है ये भी आपको विस्तार से बता दिया है। तो इसके साथ ही आप इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो अच्छे स्वास्थ्य पर बने रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार जय सिंह जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल है, मेरी एक गाय है, उसको कीड़े बहुत लग रहे हैं। जी डॉक्टर साहनी जी, जय सिंह जी, कीड़े उसके बाहर लगे हुए हैं, शरीर पर चिच्चड़, जुएं, कलीले इस तरह से लगे हुए हैं? हाँ, ऊपर लगे हुए हैं सर। देखिए, ये आपको मैं बता दूं कि जो भी हमारी गाय, भैंस, भेड़, बकरी है, आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनके शरीर के ऊपर कोई कलीले, जुएं, चिच्चड़, लीखें इत्यादि बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। ये वाही परजीवी हैं और ये पशुओं का रक्त चूसते तो है ही है, साथ ही कई तरह से प्रोटोजोन बीमारियां भी पशु के शरीर में ये प्रविष्ट करा देती हैं। तो हमारे जो भी पशु है उसके शरीर पे एक भी जूं, लीक, कलीले एक भी नहीं रहना चाहिए। इसके लिए एक साइपरमेथ्रिन नाम की 2% का घोल उसके सारे शरीर के ऊपर लगाना चाहिए और पशु को धूप में खड़ा कर दें तो थोड़ी देर में ये जो घोल है ये सूख जाएगा और सारे जो जितने भी कलीले, चिच्चड़ जो हैं ये सारे मर जाएंगे। इसके अलावा देसी उपचार के रूप में ये जो तंबाकू की एक थैली ले लें, जैसे आप जो तंबाकू खाते हैं यही तंबाकू को पानी में घोल लें और उसको अच्छी तरह पानी में मसल लें और उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल मिला दें और इसको एक टाट या बोरी से पशु के सारे शरीर के ऊपर, कपड़े से सारे शरीर के ऊपर लगा दें और थोड़ी देर बाद टाट या बोरी से उसको अच्छी तरह से रगड़ कर पहुंच दें तो सारे चिच्चड़, कलीले जो हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको जय सिंह जी एक बात और भी बताना चाहूंगा। ये तो रहे भाई परजीवी की बात,
इसके अलावा जो अंतः परजीवी और होते हैं, पशु के शरीर के अंदर भी कई तरह के कीड़े होते हैं। वो पशु के गोबर में कभी तो दिखाई दे जाते हैं, निकलते हैं, और कभी दिखाई नहीं दे जाते। तो अंतः परजीवी भी पशुओं का काफी जो है वो शोषण करते हैं। पशु उससे थक जाता है, पतला गोबर करता है, उसकी आंख में से कीड़ आने लगती है, और वो चारा दाना कम कर देता है, उसका दूध कम कर देता है। तो अंतः परजीवी को रोकने के लिए आप ये ध्यान रखें कि ये एक तो ये देखिए, ये नीला थोथा, ये कॉपर सल्फेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसी पंसारी से मिल जाएगा। गाय भैंस है तो उससे 4 से 6 ग्राम पानी में घोल करके आप इसको दे सकते हैं, और ये इससे उसके दस्त भी रुक जाएंगे और पेट के कीड़े भी मर जाएंगे। इसके अलावा ये एल्बेंडाजोल, अगर बड़ा पशु है तो उसको 6 ग्राम की गोली आप इसको दे सकते हैं। तो ये पशुपालक ध्यान रखें कि उसके पशुओं के शरीर में ना तो कोई अंतः परजीवी रहे, ना बाह्य परजीवी रहे। अगर ये ख्याल रखेंगे और उसको पर्याप्त संतुलित पौष्टिक आहार देंगे और उसको खनिज लवण देंगे, और साथ में मैं आपको एक पशुपालक भाइयों को और बात बताना चाहूंगा कि खनिज लवण के रूप में बाजार से महंगी आपको 5 लीटर या 8 लीटर की कैल्शियम की कट्टियां खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको परहेज उपचार के रूप में बता देता हूँ कि ये देखिए चूना है, ये चूना दीवारों पे पोतने वाला कलई या चूना है। इसको आप अपनी जो पानी की खेली है इसको पानी में घोल करके खेली को अच्छी तरह पोतते हैं, और आधा किलो जो पानी की खेली है उसके अंदर इसको डाल दें, तो ये नीचे पड़ा रहेगा और पानी नितर के ऊपर आता रहेगा। तो इससे पशुओं को कैल्शियम प्राकृतिक रूप से मिलता रहेगा, आपको कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा, और आपको मुफ्त में ही आपके पशु को जो कैल्शियम है वो अच्छी तरह से मिलता रहेगा। कैल्शियम मिलता रहेगा, और इससे पशु को काफी लाभ होगा। आप ये प्रयोग करके जरूर हमारे पशुपालक भाई देखें। इससे 250 ग्राम से लेकर के 750 ग्राम तक दूध बढ़ेगा। इसलिए मेरा पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि इस प्रयोग को कल ही करके देखें। बाजार से 5 किलो 10 किलो की एक ये चूने की थैली ले आए और कल ही इसको प्रयोग करके देखें, तो आप देखेंगे कि इस मौसम में उनके दूध में 250 से 300 ग्राम, 250 से 750 ग्राम की बढ़ोतरी होती है। और जो गाभिन पशु है उसका गर्भपात होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से कैल्शियम के भरपूर मात्रा में सेवन करवाने से कई फायदे हो सकते हैं हमारे पशुओं के स्वास्थ्य को। हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से जानकारी आपको दे दी है, और भी इनसे हम तमाम जानकारियां हासिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सूकर पालन की योजनाओं और सर्दियों में पशुओं में प्रजनन रोग के संदर्भ में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया है। आइए बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुलेखा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सुलेखा, सूकर पालन में अगर शुरुआत करनी है तो सबसे पहले ट्रेनिंग की हमने बात कर ली कि ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद ज़रूरी हो जाता है कि हम कौन सी नस्ल ले, ब्रीड कौन सी ले सकते हैं। देखिए, आज के दिन भर हमारे भारत में 70% हमारा देशी ब्रीड है, देशी नस्लें हैं। इसलिए तो इतना 9 मिलियन सूअर हमारे पास है। लेकिन हमारा प्रोडक्टिविटी जो इससे जो मिलता है मीट के रूप में और ये पिगलेट्स, छोटे पिग्स के रूप में जो मिलता है, इसमें इतना कम परसेंटेज आपको मिलता है। तो इसलिए नस्ल चुनाव एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो हमारे पास 70% इंडिजिनस है और 30% जो क्रॉस ब्रेड है। क्रॉस ब्रेड में जो इम्पोर्टेंट है वो ड्यूरॉक, लैंडरेस, हैम्पशायर, ये सारा है। जो आप जब चुनाव करते हैं उसी टाइम अच्छी तरह से आपके जो जहाँ से आप करते हैं जैसे आप नियर स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप करते हैं तो आप वहाँ से अच्छा क्रॉस ब्रेड जैसे लैंडरेस मिलता है, ड्यूरॉक वहाँ अच्छे से जाता है। तो उसको कम से कम आप एक एनिमल से अराउंड 130 kg पर एनिमल आपको मीट मिलता है। लेकिन हमारे जो देशी ब्रीड है, देशी नस्ल है, उससे आपको कम से कम 30 या 40 kg पर एनिमल मिलता है। तो इतना सा ये दोनों से इतना अंदाजा है। तो आप जब ये चुनाव करते हैं तो उसमें क्रॉस ब्रेड जो भी आपके देश में जो मिलता है उससे अच्छा ब्रीड चुनाव करना चाहिए। जी बिल्कुल, जो अपने क्षेत्र के अनुसार जो अच्छी नस्लें हैं उनका चुनाव यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। और आप जब ट्रेनिंग लेंगे उसमें भी आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि आपके क्षेत्र के अनुसार कौन सी नस्ल है जिसका आप चुनाव कर सकते हैं, कौन से आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप सूकर पालन की शुरुआत कर रहे हैं। तो बिल्कुल अब समय बहुत कम रह गया है। डॉक्टर साहनी से मैं अंतिम टिप्पणी ले लेती हूँ कि डॉक्टर साहनी, आप क्या कहेंगे हमारे पशुओं को सर्दियों के मौसम में किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखें वो, क्योंकि अब आपको कम शब्दों में बताना है, समय की कमी है मेरे पास। देखिए, सर्दी के मौसम बहुत अच्छा मौसम है। इसमें दिन में पशुओं को धूप में बांधें, रात को पशुओं को जो है अपने बाड़े में बांधें जिसके ऊपर छत हो या कच्चे मकान हो तो उनके ऊपर छत हो, ऐसी जगह बांधें जहां पर सर्दी से उनका बचाव हो। अगर पशु को सर्दी लग गई तो 1 से 2 किलो उसका दूध कम हो सकता है। जी। तो सर्दी से बचाव करना बहुत जरूरी है। और उसके जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, रोशनदान हैं, उन सबको टाट या बोरी से उसको ढक दें ताकि रात में जो सर्दी की जो ठंडी हवाएं हैं वो अंदर नहीं घुस सकें। और जमीन के ऊपर करीब 6 इंची मोटा पुआल बिछा दें ताकि जिस समय पशु बैठे तो उसको नीचे से सर्दी नहीं लगे। और खासतौर से जो नवजात पशु हैं, पाड़े पाड़ी और बछड़े बछड़ी जो नवजात हैं, उनको सर्दी का प्रकोप जल्दी होता है, उनका विशेष ख्याल रखना जरूरी है। अगर किसी पशु को सर्दी लग गई है तो ध्यान रखते हैं उसके नाक मुंह में से पानी आने लगेगा, उसको खांसी आने लगेगी। अगर इस तरह का कोई लक्षण दिखाई देता है तो अजवाइन 30 ग्राम, मीठा सोडा 30 ग्राम, नौसादर 30 ग्राम, ये उसको गुड़ में मिला करके उसको पशु को चटाएं, या उसको मुलेठी 30 ग्राम और हल्दी 30 ग्राम ये गुड़ में मिलाकर चटाएं तो सर्दी से काफी हद तक उसको बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल। पशुओं को गुड़ जो है, इसको गुड़ पशुओं को आवश्यक रूप से देते रहें ताकि गुड़ से गर्मी बनी रहेगी। और पशुओं को तेल देते रहें, संतुलित पौष्टिक आहार दें, हरा चारा दें और तेल जरूर दें। खासतौर से तिल का तेल इस समय बहुत अच्छा है। तिल के तेल के अंदर काफी फैट है और इससे जो काफी उसकी पशु की जो सर्दी भी रुकती है। और ये मतलब संतुलित पौष्टिक आहार दें, खनिज लवण जरूर दें, 50 से 60 ग्राम खनिज लवण दें। और मैंने आपको बताया कैल्शियम के लिए चूना पशु को जरूर दें। तो सर्दी के मौसम में हमारे जो पशु हैं स्वस्थ बने रहेंगे, उत्पादक बने रहेंगे। और तो ये तमाम बातें हैं जिनको ध्यान में रखनी है हमारे पशुपालकों को। जी, कि हमें साल में प्रतिवर्ष एक बच्चा गाय या भैंस से आवश्यक रूप से लेना है। 300 दिन तक हमें लगातार उससे दूध लेना है। ये पशुपालक भाई अपना लक्ष्य बनाएं
दो ब्यातों के बीच में 45 से 60 दिन का अंतराल इससे ज्यादा ना हो, ये पशुपालक भाई खास तौर से ध्यान रखेंगे तो हमें प्रतिवर्ष गाय या भैंस से बच्चा मिलता रहेगा और लगातार 300 दिन तक हमें पशुओं से दूध मिलता रहेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां सभी हमारे पशुपालकों के साथ, दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, तो डॉक्टर साहनी ने आपको विस्तार से बता दिया है कि सर्दियों में जो हमारे पशु हैं, प्रजनन संबंधी कौन कौन से रोग उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, किस तरह से आपको उनकी रोकथाम करनी है, उपचार करना है और उनका स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखना है। और डॉक्टर सुलेखा ने भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं सूकर पालन के संबंध में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने बहुत ही अच्छा बताया हमारे दर्शकों को कि सूकर पालन कैसे उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में तो आपने जान लिया कि सूकर पालन और सर्दियों के इस मौसम में आप अपने पशुओं को किस तरह से रोगों से बचा सकते हैं। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। हम बात करेंगे कौशल विकास योजना के बारे में। जी हाँ, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे दलहनी फसलों में समसामयिक कार्यों के बारे में, कौन कौन से कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप इन विषयों के बारे में कोई भी सवाल पहले ही हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान और वहां पर आप हमारे पेज पर अपनी जो सवाल है वो पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800111306, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे, उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिससे आप लाइव अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो बस अगले कार्यक्रम में विषय नए लेकर के आएंगे आपके समक्ष और नए विशेषज्ञों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।